क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 1000 और 500 के नोट बंद करने का और विमुद्रीकरण का बड़ा ऐलान किया था, उसके बाद से देश की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। आज भी इस मसले पर हमने देखा कि संसद भी नहीं चली और संसद के बाहर कई विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में बंद का भी ऐलान किया था। हालांकि वो बंद ज्यादातर जगह पर, सिर्फ कुछ छोड़ दे, छिटपुट जगह पर छोड़ दे, तो ज्यादातर जगह पर ये बंद जो है एक तरह से असफल रहा। लेकिन इस सबके बीच ये भी बात है कि लोग अभी भी थोड़ा सा लाइनों में खड़े हैं। लाइनें हालांकि बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर कतारें छोटी हुई हैं, लेकिन लोगों को अभी भी मुद्रा की जरूरत है। लोग लाइन लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर धीरे धीरे स्थिति उम्मीद की जा रही है बदलेगी। लेकिन इसके फायदे और नुकसान को लेकर हम लगातार देख रहे हैं देश में बहस चल रही है। लेकिन इस बहस में एक नया एंगल जुड़ा है, और नया एंगल जो जुड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात अपने कार्यक्रम में कल इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कैशलेस सोसाइटी बनाने की बात की। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपना जो है कैशलेस का है, लेकिन कैशलेस सोसाइटी को बनाना इतना आसान नहीं। 100% कैशलेस सोसाइटी का निर्माण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेस कैश की तरफ जरूर बढ़ा जा सकता है। तो आज हम दो टूक में यही बात करेंगे कि क्या भारत को, क्या हमारे समाज को कैशलेस या लेस कैश सोसाइटी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। अगर हां, तो दरअसल इसके क्या फायदे हैं। हम आपको बता दें कि कैशलेस सोसाइटी वो होती है जहां पर ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है वो नकद में नहीं होते। जी हां, लोग जाते हैं अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर ई जो बैंकिंग होती है अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, इस तरह से लेन देन करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें टैक्स की चोरी कम से कम होती है, काला धन कम से कम जनरेट होता है, और एक तरह की पारदर्शिता रहती है। और भारत के लिए जबकि ये माना जाता है कि यहां पर जो काले धन की अर्थव्यवस्था थी वो इतनी बड़ी है कि जिसमें बहुत सारे देशों की इकोनॉमी समा जाती है, तो ऐसे देश में अगर हम काले धन की अर्थव्यवस्था को वास्तव में खत्म करना चाहते हैं तो शायद ये बहुत बड़ा सपना होगा कि हम एक कैशलेस सोसाइटी या कम से कम लेस कैश सोसाइटी की तरफ बढ़े। दो टूक में आज हम यही बात करेंगे कि क्या भारत को लेस कैश इकोनॉमी बनाया जा सकता है। दो टूक में जो दो सवाल हम उठाएंगे वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आए, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को हम समेटेंगे। हमारा आज का पहला सवाल, क्या भारत को बनाया जा सकता है लेस कैश यानी कम नकदी का समाज, जहां पर नकद लेन देन कम हो लेकिन ई कॉमर्स या फिर दूसरे तौर तरीकों से लोग भुगतान करें। क्या ऐसा समाज बनाया जा सकता है भारत में? हमारा आज का पहला सवाल। और हमारा आज का दूसरा सवाल जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके आ रहा है, हमारा आज का दूसरा सवाल, क्या कैशलेस समाज के निर्माण से देश में काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है? ये दो सवाल है। इसके अलावा कुछ और भी सवाल उठेंगे। जाहिर तौर पर इसकी अलग चुनौतियां हैं, कई सारी चीजें संभव हैं, कई चीजें आज बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन क्या सब अचीव किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ दो टूक में मौजूद है, परिचय करा दे। तरुण विजय जी हैं। तरुण विजय जी भाजपा के वरिष्ठ सांसद रह चुके हैं राज्यसभा में, इसके अलावा पत्रकार भी हैं। हमारे साथ एसके जिंदल साहब हैं। एसके जिंदल साहब चेयरमैन है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट एसोचैम के। और हमारे साथ जयवीर शेरगिल साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले तरुण जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई लेस कैश तो बनाया जा सकता है, वो सपने की तरफ बढ़ा जा सकता है। आपको लगता है, क्योंकि भारत की जब हम बात करते हैं, एक बात हम जरूर बार बार करते हैं, जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि भाई अभी 2008 में जिस तरह की दुनिया में मंदी आई थी, भारत पर उस मंदी का असर कम से कम इसलिए पड़ा क्योंकि लोग, भारत में एक तरह की व्यवस्था है कि लोग अपने, महिलाएं, बुजुर्ग, एक कैश जो अमाउंट है घर में किसी ना किसी रूप में रखते हैं, भविष्य के लिए रखते हैं, किसी मुश्किल घड़ी के लिए रखते हैं। और वो जो कैश था या फिर वो जो पैसा था, संपत्ति थी, वही भारत के काम आई जब इस तरह का संकट हमने देखा, आर्थिक संकट आया। तो इसलिए भारत को कैशलेस बनाना तो बिल्कुल मुश्किल है। क्या आपको लगता है? नकदी कभी काम नहीं आता है। यह तो एक प्रकार से 1857 या क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा आंदोलन है जो भारत से काले धन और काले मन, इन दोनों को समाप्त करना चाहता है। भारत नकदी के युग का उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब पूरे पश्चिमी समाज में नकदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बैलगाड़ी युग की बात बन चुका है। हमें तय करना है कि जब सारी दुनिया आगे बढ़ जाएगी तब हम अपनी टुक टुक लेके चलेंगे। अशोक जी, हिंदुस्तान में जब कभी नया परिवर्तन हुआ है, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, मोबाइल आए, कहा कि ये तो 5 स्टार लोगों के लिए है, ग्रामीण लोग इसका क्या करेंगे?
आज आप देख रहे हैं 60 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हो गए हैं, 1.25 अरब मोबाइल जल्दी होने वाले हैं। किसान, मजदूर, पान वाला, ठेले वाला, साधारण कर्मचारी वह मोबाइल यूज कर रहा है। इसलिए यह जो आज कैशलेस सोसाइटी के हम बढ़ रहे हैं, हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका और यूरोप के आगे बढ़ते जो कदम है उससे पीछे नहीं रह सकता है। आप आगे बढ़ जाएं अंतरिक्ष युग में और हम बैलगाड़ी युग में, ये नहीं चलेगा। देखिए, मोबाइल में मेरा पैसा और बैंक मेरी जेब में, तो सीने में शांति और सुख की नींद रहेगी कि नहीं रहेगी? हर ग्रामीण और मजदूर एक दिन तो कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए, उसमें कुछ। और मुझे लगता नहीं कि इसका विरोध अभी कहीं से भी हुआ है। बदल जाएगा। विमुद्रीकरण का मैं तो विमुद्रीकरण का विरोध जो है वो अलग अलग तरीके से जरूर हो रहा है। लेकिन जयवीर शेरगिल जी, जो हम कैशलेस सोसाइटी या लेस कैश सोसाइटी की अगर बात करें, आपको लगता है उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए? उसमें तो तमाम पार्टियों का मतलब एकता होनी चाहिए और लगना चाहिए कि अगर भारत इस तरह बढ़े, क्योंकि हम मान रहे हैं कि काले धन को, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, तो शायद ये बहुत अच्छा कदम होगा। अशोक जी, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है कि डीमोनेटाइजेशन और कैशलेस सोसाइटी के को जोड़ा जा रहा है। वो एक नहीं जोड़ना चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अर्जेंटीना ने हाल ही में पेस्टो से उस तरल पे गया, उस तरल से फिर पीसो पे गया, लोगों का करेंसी से विश्वास ही उठ गया। सवाल तो ये है पहले कि हम क्यों कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और पहला सवाल ये, क्या हम कुछ ऐसा हासिल कर लेंगे जो बाकी देशों के पास है और हमने नहीं किया? क्या काला धन चला जाएगा, आतंकवाद चला जाएगा, नकली नोट चले जाएंगे? मैं अगेंस्ट नहीं हूं कैशलेस सोसाइटी के, पर एक प्रश्न है हम क्यों जाना चाहते हैं। अब दूसरा, अब जो तरुण जी कह रहे हैं, मैं तरुण जी जो कहा उसका जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बात, आपने ठीक है, मैं विमुद्रीकरण इसको जोड़ नहीं रहा हूं। विमुद्रीकरण का भी कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया, कहा कि ये जिस तरह से हुआ उसका हम विरोध करते हैं। अगर ऑफिशियल लाइन मुझे जितना ध्यान है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बार बार यही करते रहे कि विमुद्रीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से हो उसकी तैयारी होनी चाहिए थी। ठीक है, एक तो ये बात हुई। मैं सीधे से जो कांग्रेस का स्टैंड, अगर हम कैशलेस सोसाइटी या लेस कैश सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको भारत को आगे बढ़ना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, हाँ या ना? देखिए, जरूर बढ़ना चाहिए। अगर सुविधा के नजरिए से देखूं और उस परिप्रेक्ष्य में देखो, जरूर बढ़ना चाहिए। पर आज हमारे मुल्क का, हमारे देश का बुनियादी ढांचा ही नहीं है कि हम इसको सपोर्ट करें या उसकी तरफ चल भी सकें। ढांचा तो बनाने से बनेगा ना सर। अब उसी पे आ रहा हूं। हाँ, ठीक है। अब बनाने पे, अब हमने डिजिटल इंडिया की बात की, बहुत अच्छा था। मैं भी एज अ युवा इसकी पूरी सपोर्ट करता हूं। स्वच्छ भारत बहुत अच्छा था, आइडियाज बहुत अच्छे थे, पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना शुरू किया। अब इसके कैशलेस सोसाइटी के 5 स्तंभ हैं अगर मैं मान के चलूं। बैंक, एटीएम, पीओएस जिसे कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट और स्मार्टफोन। जी, हमारी पॉपुलेशन देखते हुए आज एटीएम 2 लाख हैं, आप जानते हैं। बैंक की बात कर लूं, 1,38,000 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 33% केवल टियर 1 टियर 2 सिटीज में है। ठीक है। गांव, ग्रामीण क्षेत्र में दूर दूर तक चल के आना पड़ता है एटीएम की। पीओएस बहुत अहम चीज है कैशलेस सोसाइटी, पॉइंट ऑफ सेल, कि उस दुकानदार, उस हलवाई के पास वो मशीन हो जिसमें कार्ड स्वाइप हो, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। वो आज भारत में केवल 14.5 लाख है। ठीक है। और कितने अनेक व्यापारी हलवाई मंडियों में होंगे, तो एक बहुत तकड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। आखिरी इंटरनेट और जो ग्रामीण क्षेत्र, 34% इंटरनेट की पेनिट्रेशन कहते हैं हमारे मुल्क में है, जिसमें से केवल 5% ग्रामीण क्षेत्र में घरों में ब्रॉडबैंड लगा ठीक है। मोबाइल का, तरुण जी ने कहा कि मोबाइल में, जेब में मोबाइल हो, उसमें बैंक हो। आज मोबाइल फोन को आए कितने साल हो गए? 18-20 साल से ज्यादा हो गए। सिर्फ 17 से 25% जनता, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा 17 और 25 के बीच में फ्लक्चुएट करता है कहीं, और मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी शायद वो 28 हो गया, पर 30 से नीचे है। वो बिना स्मार्टफोन के है। नहीं, लेकिन अभी बिना स्मार्टफोन के भी आप इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। गोवा इसका प्रयोग करने जा रहा है। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है, और वहां पर सिंपल फोन से, और अब स्मार्टफोन भी बहुत सस्ते हो गए। जयवीर जी, मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा इसमें चुनौतियां हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमें शायद थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं चुनौतियां जरूर है, चुनौतियां हैं, नहीं, उसमें तरीके से आगे बढ़ना ठीक पड़ेगा। है। मैं उस तरीके पे आऊंगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, और मैं वही चाहता हूं कि कम से कम उन तरीकों को लेकर अगर कांग्रेस, भाजपा और तमाम पार्टियों में एका बने तो उस दिशा में बढ़ सकते हैं। अगर राजनीति होगी तो शायद बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहता हूं वो एका बने, मैं आऊंगा। नहीं, उसमें लोगों का रवैया, अशोक जी सॉरी मैं टोक रहा हूं। बिल्कुल, आप देखिए, आप क्रेडिट कार्ड 2.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड है इस देश में, 80 करोड़ डेबिट कार्ड है। बिल्कुल, आपने अब अच्छा
आंकड़ा दिया, हाँ। उसमें से 90% जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो लोगों ने केवल इसलिए यूज किया है कि कैश विड्रॉ कर ठीक सके। है, ठीक उसमें है। दो लोग हैं। हाँ, हाँ। तीसरा व्यापार, हाँ। आखिरी बात कहूंगा, तीसरा मंडियां, छोटा व्यापारी, ठीक है। शादियां, लेबर, एमएसएमई की लेबर्स, 4.5 लाख करोड़ एमएसएमई इस देश में जो 11 लाख करोड़ लोगों को रोजगार देती है, बिल्कुल। वो कैसे तनख्वाह लेंगे? तो हाँ। देखिए, सपना अच्छा है, हाँ। सोचना चाहिए, पर यह भी सोचना चाहिए क्या हम तैयार हैं और हमें क्या उस तरफ जाना भी चाहिए और क्या हासिल मैं करेंगे। यही कह रहा हूं कि जाना भी चाहिए, नहीं चाहिए, ये एक सवाल, इससे हमें उभरना पड़ेगा। सपना बड़ा है और चुनौतियां बहुत सारी हैं, उसके लिए कैसे पर, ये एक बात है। जिंदल साहब, आपको लगता है जाहिर तौर पे सपना बड़ा है, लेकिन जब बड़ा सोचेंगे तभी तो आप उस तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप आज सोच रहे हैं बढ़ने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर खड़ा करना पड़ेगा, चुनौतियां बहुत सारे, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया अब हम इस बारे में सोचें और एक मत बनाएं, इस बारे में जो करना है उस बारे में हम आगे बढ़ें? मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, इसमें कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस दिशा में ऑलरेडी चल चुके हैं, उस दिशा में, और आगे बढ़ना चाहिए और उसको और सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? वजह ये है कि ये हमें एफिशिएंट बनाता है, ये हमें ट्रांसपेरेंट बनाता है, ये हमारी नीड्स को पूरा करता है। ये देश के अंदर जो माहौल है भ्रष्टाचार का और काले धन का, उसमें भी सपोर्ट करता है। तो हर अच्छे काम में जो चीज़ सपोर्ट करती है, हमें उसको क्यों रोकना चाहिए जी। क्यों सोचना है उसके बारे में? प्रोसीड करना चाहिए, नहीं तो हम सोचते ही रह जाएंगे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। गोल हमारे सामने है, बॉल हमारे पाँव पे है, सिर्फ हमें किक करना और ठां कर देना है। अब वहाँ भी अगर हम सोचेंगे तो काम कब करेंगे? देखिए, जैसे जयवीर शेख जी ने एक आंकड़ा दिया कि भाई जाहिर तौर पे 2 से 2.5 लाख अगर एटीएम है, बैंक अभी तक गांव तक नहीं पहुंचे, तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर एटीएम बैंक नहीं है तो क्या आप संभव है कि इस सपने को हम अभी सोचें भी? साम दाम दंड भेद सिर्फ एक तरीका नहीं है। पहले था कि सिर्फ कैश से आप भुगतान कर सकते हैं, अब नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई पेमेंट और मोबाइल फ़ोन से इतने सारे तरीके आए हुए हैं। और ये जो पेटीएम वगैरह जो नए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के मोड निकले हैं, अभी मैं कल ही एक चाय की दुकान पर देख रहा था, पेटीएम का बड़ा उसने लगा के रखा और मैंने वहाँ चाय पिया। मैं इंदौर में देख रहा था एक छोटा सा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चाय की दुकान पर भी पेटीएम लगा और हम वहाँ पे उससे पे कर सकते हैं। जी। तो ये चीज़ ऑलरेडी चल चुकी है, कोई रोकना चाहेगा भी तब भी नहीं रोकने वाला ये। क्यों? जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उसका उसके अंदर फायदा छुपा हुआ है, एफिशिएंसी छुपी हुई है, और जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाना स्वाभाविक है। जो वहाँ पर हो रहा है अमेरिका में फॉर एग्जांपल या यूरोप में हो रहा है, पहले उसको आने में यहाँ समय लगता था, लेकिन अब वो समय बहुत कम हो गया है। और यहाँ आने के बाद फिर वो टायर बी सिटीज़ में और टायर 3 में वो भी जल्दी जल्दी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसका पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। जी। तो मैं ये देख रहा हूँ ये होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। पर तरुण जी, आइडिया अच्छा है, जैसे जयवीर जी कह रहा है आइडिया अच्छा है, लेकिन सवाल है कि उसके लिए तैयारी कितनी है और सरकार के स्तर पर तैयारी कितनी है? क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो आज भी शायद देश के हर ऑफिस में आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपनी पेमेंट नहीं कर सकते। आज भी जो है देश के गांव में अगर एटीएम नहीं है, अगर बैंक नहीं है, तो फिर आप इस सपने को अचीव कैसे करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। यही तो वो खंडहरों के पत्थर पड़े हैं पिछले 68 साल के कबाड़ के, कि जिसकी वजह से एटीएम कम है, जिसकी वजह से बैंक कम खुले, जिसकी वजह से लोगों के खाते कम खुले, जिसकी वजह से हम लोग टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक नहीं ले जा सके। वो 68 साल का कबाड़ दूर करने में हम मोदी जी का शेर जो है वो बढ़ रहा है। अब उसको हम तय करेंगे कि हर गांव में जहां जरूरत है वहां एटीएम आएगा, हर स्थिति में आएगा। जितने बैंक अभी जन खाते खुले हैं जनधन के, तो पहले नहीं खुले थे, करोड़ों नए खाते खुले हैं, तो उसका इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट आपका पैसा जाने लग गया है। और गांव-गांव में एटीएम तभी आएगा जब आवश्यकता का दबाव बढ़ेगा। और यह जो निर्णय हुआ है, कैशलेस सोसाइटी का अर्थ नहीं है कि आप एकदम सब युद्ध समाप्त कर दें, सेना समाप्त कर दें, और आपने कहा कि अब तो नकदी खत्म हो गई है तो अब आप राम राज्य आ गए। लेकिन उसका बहुत बड़ा ये आत्मविश्वास और उपकरण है। देखिए, फ्रांस और अमेरिका की आप बात करते हैं, कितने हमले हुए वहां पे? 3-4। हिंदुस्तान पे कितने हमले हुए हैं? 1,29,000 लोग केवल आतंकवादी हमलों में पिछले 30 साल में मारे गए हैं। कोई कल्पना कर सकता है इसकी तुलना हो सकती है दुनिया में? और इसमें से 90% वे लोग हैं जो हवाला के पैसे से ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जो लोग ये नकदी से सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी यहां पे चलाते हैं, और जो आतंकवादियों, चाहे वे कश्मीर में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे उत्तर पूर्व में हो, चाहे वे मार्क्सवादी, ये माओवादी और नक्सलवादी हो, वे तमाम अपने हथियार खरीदना और आतंक का और ड्रग का जितना पेडलर, देखिए ड्रग का व्यापार, आतंक का व्यापार, ये दोनों
ये नकद से चलता है और ये दोनों हवाला से चलता है, और इसमें जो लोग लगे हैं उनकी पूरी वो कब्र में जाने वाले हैं। लेकिन ये एक उपकरण हो गया, अगला कदम और उठाना होगा। ठीक है, जाहिर तौर पे इसके और लिए ये पैसा देखिए, हाँ, 38 लाख करोड़ कांग्रेस का ये आंकड़ा था जब ये बोलते थे कि आप विदेशों से पैसा नहीं ला रहे हैं। पैरेलल इकोनॉमी, काले धन की इकोनॉमी, इससे पानी पहुंचेगा, स्कूल पहुंचेंगे, अध्यापकों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, किसान की फसल को ज्यादा उसको पैसा मिलेगा, बीमा होगा, हमारी डिफेंस फोर्सेस को हम ज्यादा अच्छे हथियार खरीद सके। ये पैसा देश के लिए जाएगा, देश के काम में आएगा, देश के काम में आएगा। जाहिर तौर पर होना चाहिए। मैं जयवीर जी आऊंगा, आपकी कुछ आपत्तियां हैं मैं जरूर उसको लूंगा, क्योंकि एक बड़ा सपना देखा जा रहा है और बड़े सपने देखने चाहिए, जैसा मैंने शुरू में भी कहा। लेकिन चुनौतियां बहुत हैं इस सपने को हासिल करने के लिए, लेकिन चुनौतियों से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। पर क्या मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मानसिकता बदलनी पड़ेगी, लेकिन इस मानसिकता बदलने की शुरुआत दरअसल कहां से करें? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। बचपन से ही मुझे पता था आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था, और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। डॉक्टर नेहा, टीम लंच 9th को है। सॉरी सर, बट 9 को कहीं और कमिटमेंट है। सर, नेहा मैम ने एक बार कमिटमेंट कर दी ना, तो वो खुद की भी नहीं सुनती हैं? कैसी कमिटमेंट? कमिटमेंट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ज्वाइन किया है मैंने। सरकारी अस्पताल जाकर स्पेशल एएनसी सर्विस मुफ्त देती हूँ। आखिर हम प्राइवेट डॉक्टर्स का भी तो कुछ फर्ज बनता है। लंच कैंसिल। आई प्लेज फॉर 9। आई प्लेज फॉर 9। हर 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary.
बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था। बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माई स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना। एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दो टूक में कि क्या भारत कैशलेस या फिर कम से कम लेस कैश, जहां पे कम से कम नकदी का इस्तेमाल हो, ऐसी अर्थव्यवस्था हम बना सकते हैं, ऐसा समाज हम बना सकते हैं। देश के भविष्य का जो आर्थिक मॉडल है, क्या इस तरह का मॉडल हो सकता है? इसके फायदे बहुत हैं जाहिर तौर पर, लेकिन ऐसा मॉडल बनाने के लिए चुनौतियां बहुत है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो इस वक्त कैशलेस सोसाइटी की तरह काम कर रहे हैं और उन मुल्कों से क्या कुछ सीखा जा सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तरुण विजय जी भाजपा से, एसके जिंदल साहब हैं, उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, और साथ साथ हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। जयवीर जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन उसमें एक बात जोड़ दूं। आज जाहिर तौर पर मैंने कहा चुनौतियां हो सकती हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, इसमें शायद किसी को कोई दो मत नहीं। पर कांग्रेस जब ऐसी चीजों का विरोध करती है तो मुझे याद आता है कि जिस वक्त राजीव गांधी देश में कंप्यूटर लाए थे, भाजपा विरोध करती थी, और भाजपा उस वक्त लगता था कि क्या बात कर रही है, कि किस जमाने की। भाजपा कहती थी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर आया, आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। आज ऐसा लगता है कि आपने जो है, आप इस पिछड़ी विचारधारा के साथ है कि बड़ी चुनौतियां ये है वो है, और भाजपा जो है वो आगे की सोच। आई एम सॉरी, कंप्यूटर सबसे पहले हम स्वीकार किए, और सबसे पहले 5 जने में कंप्यूटर मैंने 82,000 में खरीदा कर्जा लेके, और मोबाइल फोन और डिजिटल डायरी हमारे आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी सबसे पहले वो लेके। ठीक है, तो वी एक्सेप्टेड द चेंज। वो चेंज है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आपने किया, अच्छी बात है। लेकिन भाजपा के उस वक्त जो लोग कहते थे, मैं उस बारे में बात कर रहा था। एक अशोक जी, बहुत छोटा सा उदाहरण, जब भाखड़ा डैम बन रहा था, अकाली दल जो भाजपा के साथ हैं, वो कहते थे ओ ये कैसे हो गया पानी से, ये तो बिजली चुरा के ली। सो देखिए, मैंने अपनी डिबेट इस बात से शुरू की, हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं। ठीक है, युवा होने के नाते, कांग्रेसमैन होने के नाते, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारा समाज कैशलेस सोसाइटी देखे। पहला। दूसरा सवाल है ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी क्या होगी, कब होगी, भाषणबाजी से होगी, भावनाओं से चलेगी, कि उससे नहीं होगा कैशलेस सोसाइटी। क्या सरकार की नियत और क्षमता है कि नहीं। दूसरा, अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आप कहते हैं कि रोजगार आएगी। हमने डिजिटल इंडिया भी देखा और स्वच्छ भारत भी देखा। स्वच्छ भारत, मैं खुद कहीं गंद देखता हूं, उठा देता हूं, 29,000 लीटर रोज सीवेज ड्रेन बाहर होता है। आज से 2014 का आंकड़ा भी ले लूं और 2002 का भी आंकड़ा ले लूं, हम केवल 6,000 लीटर सीवेज डिस्चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज 16 साल हो गए हैं, वो आंकड़ा नहीं बदला। अगर मैं 90s में भी चले जाऊं, तो सरकारें भाजपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, आती भी रहेंगी और बदलती भी रहेंगी। सरकार को अब अपनी नियत और क्षमता दिखानी पड़ेगी। सर, मैं यही कह रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल दिखानी पड़ेगी, मैं इससे इनकार ही नहीं कर रहा, नियत क्षमता दिखानी पड़ेगी। पर मैं वही कह रहा हूं कि आप जब भी ऐसी बात हो तो नियत और क्षमता पे सवाल ना उठा के, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से 2 सुझाव दे कि भाई ये सपना अच्छा है, आप क्यों नहीं इसको ऐसे करें, तो मुझे लगता है कि शायद लगेगा कि विपक्ष जो है, एक सेकंड, मुझे लगेगा कि विपक्ष जो है, मैं इनकी बात से सहमत हूं। देखिए अशोक जी, मैं शेरगिल साहब को बधाई देता हूं, उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ में इस नए बदलाव का समर्थन किया है। समर्थन में तो आ गए, इनकी इच्छा है कि हम सफल हों और बेहतर इसको इम्प्लीमेंट हो अच्छी तरह से। Who disagrees? हम भी ये चाहते हैं कि हम सफल हों और आपको साथ में लेके सफल हों, जिंदल साहब को साथ में लेके सफल हों। बिल्कुल, लेकिन ये बदलाव अच्छा है, ये तो आपने मान लिया। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए अशोक जी, बदलाव अच्छा बुरा ये समय बताएगा। ठीक है, हर इकोनॉमी अपने बलबूते पे उसको टेस्ट करती है और हर देश दूसरे देश से अलग है। पर आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो उसकी मौजूदा जमीनी हकीकत है, वास्तविकता है, उसको देख के समझ के बदलाव लाना पड़ेगा। जिंदल जी, इसमें एक बात और है कि भारत में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र में मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, वो लोग नकदी में ही ज्यादातर काम करते हैं। क्या आपको लगता है वहां माइंडसेट बदलने की जरूरत पड़ेगी, या फिर वहां पर आपको दरअसल एक सिस्टम में बदलाव लाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने पड़े? क्योंकि मैं आज भी शायद देखूं तो बहुत सारे व्यवसायी जो हैं वो इस पक्ष में नहीं है कि बहुत कैशलेस ट्रांजैक्शन हो। 10 से 15 साल पहले हमने नहीं सोचा था कि यही मजदूर मोबाइल यूज कर रहे होंगे या स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे। आज देश में 70 करोड़ हैं,
आज ये कैश की ट्रांजैक्शन करना जो होगा ना, ये व्हाट्सएप भेजने के बराबर होगा। और मेरे ऑफिस में पीएंस यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप को, जूनियर मोस्ट लेवल जो है वो यूज कर रहा है, ड्राइवर यूज कर रहे हैं। अब अगर हमें कोई मैसेज देना होता है हम उसको व्हाट्सएप में देते हैं और वो समझते हैं और करते हैं। तो ये हमें मन में संदेह लाने की जरूरत भी नहीं है कि वो ना कर सकेंगे। जिसको थोड़ा सा भी फायदा होता है, हम तो फिर भी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे भी हों, जानवर को भी अगर आप थोड़ा सा अगर उसका फायदा होता है तो आपके इशारे पे चलता है, क्योंकि वो आप उसको सही जगह ले जा रहे हैं और ट्रेन भी कर दिया जाए, ट्रेन कर दिया जाता है। तो बिल्कुल कोई संदेह नहीं। और पूरे वर्ल्ड में इसका जो उपयोग हो रहा है या प्रयोग हो रहा है या इसके ऊपर जो कोशिशें हो रही हैं, सब जगह सफल है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल में आ गया हो जी, ये इस तरह की पेमेंट ई वॉलेट वगैरह से करने। संदेह का इसमें जगह ही नहीं है। तो आप अपने सुझाव क्या देना चाहेंगे सरकार को, और सरकार इस तरह बढ़ना चाहती है? मैं जयवीर जी आपसे भी लूंगा, सिर्फ सुझाव आप बताएं। सिर्फ कमिटमेंट की जरूरत है, कमिटमेंट है जो सरकार में मैं पूरी तरह से देख रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि बाकी सब पार्टीज भी सहयोग दें। अगर कुछ ऐड ही करना चाहते हैं वो अपने सुझाव दें, बिल्कुल, कि आप इसमें ये 2 चीजें और ऐड कर लीजिए। वो ये ना कहें तुम्हारा हो ही नहीं सकता, जी, या ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। जयवीर जी, सुझाव के तौर पर मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में बढ़ना चाहिए। अब अगर आप खुद दिल से कह रहे हैं कि ये एक अच्छी चीज है, करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये चाहिए कि सरकार को बताए कि हाँ ये अच्छी चीज है, लेकिन आप ऐसे करिए, इस दिशा में बढ़िए। उसमें आप क्या सुझाव अपनी ओर से देना चाहेंगे? 3-4 सुझाव हैं। सबसे पहले तो कोई ओवरनाइट एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोगों को तैयार करना चाहिए। उस तैयारी में 2-3 चीजें आती हैं। जो हमारी बैंक कनेक्टिविटी है वो बढ़ानी चाहिए। दूसरा, अगर आप एटीएम्स की बात करते हैं वो बढ़ाने चाहिए। जो पीओएस हैं, पॉइंट ऑफ सेल, उनको आंकड़ा लेना चाहिए कि इस देश में कितने व्यापारी, कितने ट्रेडर, कितने दुकानदार हैं, उनका आंकड़ा और पॉइंट ऑफ सेल का आंकड़ा बिल्कुल ही मिलना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र है, आज इन्होंने कहा कि 70 करोड़, अगर अर्बन सिटी में 17% या 30% भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में केवल 9% है। और इंटरनेट पेनिट्रेशन 34% वर्सेस 5% है। वो आंकड़े को बैलेंस करना चाहिए। और 5वां, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स की सहायता से हो या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, अगर आप किसान को चाहते हैं उसका हाथ पकड़ के फ्रॉम कैश टू कैशलेस जो सोसाइटी है उसकी ट्रांजिशन करानी चाहिए। जो पावर्स आप बैंक्स को देंगे, आम बैंकों को, वो पावर्स आपको इन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि इस देश में 10 लाख करोड़ डिपॉजिट हैं कोऑपरेटिव बैंक से किसानों के। बिल्कुल। और जो अगर आप सोने की बात कर लें, जितनी आप ट्रांजिशन चाहिए वो तैयारी कीजिए, एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, और उसी हिसाब से अपना ढांचा तैयार कीजिए। ठीक है सुझाव। तरुण जी, सुझाव कुछ आए। मैं जाहिर तौर पर जो विमुद्रीकरण का फैसला था वो ऐसा फैसला था जिसमें एक जो है सीक्रेसी बरतनी जरूरी थी, इसलिए आप लोगों ने सलाह नहीं की, प्रधानमंत्री ने सलाह नहीं करी, उनको जो लगा ठीक है उन्होंने किया। लेकिन आपको लगता है कि अब अगर इस तरफ हमें आगे बढ़ना है तो ये एक ऐसा कदम है जिसमें शायद सब लोगों को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर इस दिशा में आगे बढ़ा जाए, तो शायद एक ज्यादा कंक्रीट रास्ते पर हम बढ़ पाए। आपको लगता है कि इस दिशा में पहल होगी? बिल्कुल, इसके लिए सामूहिक सर्वदलीय सहमति और एकजुटता बहुत जरूरी है। और हम चाहेंगे कि प्रत्येक दल अपने दल के स्वार्थों को देश के हित से कम करके चले, तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत परिवर्तनकारी क्षण है। हिंदुस्तान बदल रहा है और उन बैंक कर्मचारियों को हम सैल्यूट करते हैं। और साधारण आदमी जो घंटों घंटों एटीएम की लाइन में लगे, बैंक की लाइन में लगे, लेकिन शिकायत नहीं की, और कुछ लोगों ने आशंका की दंगे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादियों में साधारण आदमी ने शादी के कार्ड में छाप दिया कि कृपया कार्ड से या पेटीएम से हमको शगन के या तिलक के राशि दें। कमाल करते हैं, सैल्यूट्स टू कॉमन मैन। उसने इस बदलाव को तुरंत स्वीकार कर लिया। जैसे हजारों साल राजा रहे, सामंतशाही रही, लेकिन 47 में हिंदुस्तान लोकतंत्र हो गया। तो ये हमारी ताकत है जी। और उस ताकत का ये नतीजा होगा कि दुनिया की कोई शक्ति हिंदुस्तान को अब आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। इस परिवर्तन के जो सही सारथी हैं और उपकरण है वो साधारण ग्रामीण मजदूर किसान है। अभी आपने कर्मचारियों की बात की, वही बात मैं आपको कह रहा था कि नई टेक्नोलॉजी को दुनिया में सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह अगर कोई अपनाता है तो हिंदुस्तान का साधारण आदमी अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको स्वीकार करके उसको सैल्यूट करना चाहिए। नया हिंदुस्तान तो बदल रहा है। जो इस गाड़ी में चढ़ के नए हिंदुस्तान की तरफ चलेंगे वो नए सूरज का
साक्षात्कार करेंगे, जो रह जाएंगे वो अंधेरे में रह जाएंगे। नहीं रह क्यों जाएगा, हम तो कह रहे हैं सबको साथ लेके चलेगा, कोई नहीं रहेगा। ये बदलाव है, देश के लिए है, बढ़िया बदलाव है और इस बदलाव में सब साथ चलें। और जाहिर तौर पर इसके लिए एक मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है। और अंत में मैं इतना जरूर आपको बता दूं, मैं ये देख रहा था, एक गांव है ठाणे का, ये घसरे गांव है, अगर मैं इसका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं। ये गांव जो है 10,000 लोगों का गांव है और यहां 150 व्यापारी हैं जो 1 करोड़ रुपए का हर रोज, जी हां 1 करोड़ रुपए का हर रोज कारोबार करते हैं। और ये ठाणे का गांव देश का ऐसा गांव है जहां पूरी तरह से कैशलेस व्यापार होता है। अगर ठाणे के एक गांव में इस तरह से कैशलेस व्यापार हो सकता है, अगर 10,000 लोगों के गांव में अगर 150 व्यापारी जहां 1 करोड़ का व्यापार करते हैं रोजाना वो कैशलेस कर सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते, देश क्यों नहीं कर सकता। जाहिर तौर पर यह बदलाव लाने के लिए चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों के लिए कुछ ना कुछ मुकाबला करना पड़ेगा, हल निकालने के लिए तरीके खोजने पड़ेंगे और शुरुआत जो है मानसिकता बदलने से दुष्यंत कुमार की एक कविता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो बिल्कुल, कौन कहता आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। उम्मीद करेंगे कि इस बदलाव के लिए देश जल्द ही तैयार हो जाएगा, कमर कस लेगा। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।